आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं JEE के फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ। होप सो आप लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहिए और इस लॉकडाउन का पूरा लाभ लें, क्योंकि आपको ये टाइम मिला है, गॉड ने दिया है, तो उसका पूरी तरह से यूज़ करके अपने लिए आप हेल्पफुल बनाएं और आगे बढ़ें। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि AIEEE 2008, पहले बेसिकली JEE मेंस नहीं होता था, AIEEE कहा जाता था, अब इसको JEE मेंस कर दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है लिक्विड 1 की डेंसिटी कितनी है रो 1, लिक्विड 2 की डेंसिटी कितनी है रो 2, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है स्फेरिकल, इसकी डेंसिटी है रो 3। तो हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर कि किसकी डेंसिटी सबसे कम है, फिर किसकी ज़्यादा है, फिर किसकी और ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लिक्विड 1 ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, लिक्विड 2 नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया है। मतलब ऑब्वियसली इससे तो हमें यही पता चलता है कि लिक्विड 1 का जो डेंसिटी है वो लिक्विड 2 से तो कम होगा, तभी वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, मीन्स रो 1 इज लेस देन रो 2। अब रो 3 की बात करें तो रो 3 रो 2 में फ्लोट कर रहा है ना। तो रो 2 में फ्लोट तभी कर सकता है, लिक्विड 2 में ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट तभी कर सकता है जब उसकी डेंसिटी कम हो। तो ऑब्वियसली रो 3 जो हो गया, रो 3 इज ऑल्सो लेस देन रो 2, है ना। अब अगर बात करें 1 और 3 की, तो 1 और 3 में देखो लिक्विड 1 और डेंसिटी ऑफ 3, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो तो आपको पता चल जाएगा 1 और 3, 1 2 से भी छोटा है और 3 2 से भी छोटा है, 3 भी 2 से छोटा है, 1 भी 2 से छोटा है। लेकिन 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ऑब्वियसली इसके बीच में ही आएगा, है ना। 1 देखो 2 से भी छोटा है, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, देखो 1 2 से भी छोटा है इस रिलेशन में, 1 3 से भी छोटा है ना। तो 1 तो 2 और 3 दोनों से छोटा होगा, तभी ऊपर की तरफ 1 सबसे ऊपर की तरफ है, मतलब वो ऑब्वियसली दोनों से छोटा होगा, 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। अब 3 2 से छोटा होगा, ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि तभी वो फ्लोट करेगा। तो मतलब 3 की डेंसिटी होगी 1 और 2 के कहीं बीच में होगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1 की डेंसिटी ज़्यादा हो ही नहीं सकती 3 से, है ना, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट करते ही नहीं। अगर 1 की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती तो वो ऊपर फ्लोट नहीं करता, नीचे सेटल डाउन हो जाता। 2 में देखो क्या है, 1 की डेंसिटी 2 की डेंसिटी, 1 की डेंसिटी से 2 की ज़्यादा, 2 की डेंसिटी से 3 की ज़्यादा, 3 की ज़्यादा हो ही नहीं सकती मैक्सिमम, नहीं तो वो 3 सबसे नीचे सेटल डाउन हो जाता। तो ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज 3, जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या होगा 3। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेम है, 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट 2008 में जो सवाल पूछा गया उसी पे है। फिर भी हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। which is representing the densities of oil and water respectively. तो oil and water are immiscible, ये mix नहीं होते. If all the above is in equilibrium and a mixture of oil and water, then which of the following picture represent the equilibrium condition? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से किया होगा तो ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि ऑयल और डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है, तो वाटर ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। अब ऑयल ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, तो देख लो यहाँ पे ऑयल कौन सी कंडीशन में ऊपर की तरफ है, तो सेकंड या फोर्थ में से कोई करेक्ट होगा। अब मटेरियल की बात करें तो मटेरियल की डेंसिटी ऑयल और वाटर के बीच में है, मतलब वो ऑयल के ऊपर तो फ्लोट नहीं कर सकता, वो तो ऑयल और वाटर के बीच में कहीं होना चाहिए, है ना। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखो 2010 वाला और 2008 का ये क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हुआ है फिर से JEE में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है जो 2011 में पूछा गया है, AIEEE
एक्चुअली पहले JEE मेंस को AIEEE के नाम से जाना जाता था, अब ये JEE मेंस हो गया, बट कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, है ना। क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर रहेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The next question is, water is flowing continuously from a tap having an internal diameter of 8 into 10 raised to minus 3 meter। तो यहाँ पे आपको एक टैप दिखाया हुआ, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, वाटर कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है इस टैप में से, एंड इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 8 into 10 की पावर minus 3 मीटर। द वाटर वेलोसिटी एज इट लीव्स द टैप इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, and the diameter of the water stream at a distance 2 into 10 raised to minus 1 meter below the tap is close to, है ना। तो हमें डायमीटर निकालना है वाटर स्ट्रीम का एट अ डिस्टेंस 2 into 10 की पावर minus 2। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है हमारी, ρ1 A1 B1 विच इज़ इक्वल टू ρ2 A2 B2, है ना। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, विच इज इक्वल टू ρ2 A2 B2, where ρ1 इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1। अब यहाँ पे हमें सेक्शन लेना पड़ेगा, एक सेक्शन आप यहाँ पे ले लो, देखो, और दूसरा सेक्शन आप कुछ हाइट नीचे जो उसने बोला हुआ है 2 into 10 की पावर minus 1 मीटर, तो एक सेक्शन आप यहाँ पे ले लो। तो दिस इज़ योर सेक्शन नंबर 1, जो टॉप का सेक्शन हो गया, और दिस इज़ योर सेक्शन नंबर 2। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स लेने होते हैं, वो सेक्शन मैंने कर दिए, देखो 1 और 2 हमने ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लगा दो। तो ρ1 A1 भी इक्वल ρ2 A2 B2। अब हमने देखा ρ1 और ρ2 तो सेम है क्योंकि वाटर है, तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब A1 कैसे निकालोगे, देखो डायमीटर दिया हुआ है, तो A1 कितना हो जाएगा π/4, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो, इंटू 8 into 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा A1 इंटू, अब V1 कितना होगा यहाँ से, V1 आपको गिवन है, देखो 0.4 मीटर पर सेकेंड जब पानी बाहर निकल रहा है, लीव्स द टैप। तो सेक्शन 1 पे हमने सेक्शन 1 वहाँ पे कंसिडर किया है जहाँ से वाटर लीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा V1 कितना हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू A2। अब A2 कितना हो जाएगा π/4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर। तो डायमीटर 2 हमें दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इंटू V2, हमें V2 भी नहीं पता। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में फंस गए तो हम किसको याद करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को। तो बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से जब भी हम कॉन्टिन्यूटी में फंस जाएंगे तो हम किसको याद करेंगे, बर्नौली को याद करेंगे। तो अब बर्नौली को याद करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन लगाओ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है बताओ, P1 प्लस ρgH1 प्लस ρgH1 प्लस हाफ ρV1 स्क्वायर प्लस हाफ ρV1 स्क्वायर which is equal to P2 plus half ρV2 square V2 square plus ρgH2, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपने लगा लिया यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन। तो ये बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे, देखो P1 और P2 तो सेम है, क्रॉस सेक्शन 1 पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 2 पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये तो जायज़ सी बात है, कैंसिल हो जाएगा। P1 P2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब H1 हाइट आपको गिवन है, कितना H1 हाइट आप ले लो। अगर आप हाइट कंसिडर कर रहे हो तो सपोज करो फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन को रेफरेंस मान लो, तो यहाँ पे हाइट 0 हो जाएगी, तो H2 0 हो जाएगी, तो ये ρgH2 वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ ρV2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ρgH1 प्लस हाफ ρV1 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, जैसे कि देखो हमें रो पता है, G पता है, H1 पता है,
रो पता है, V1 भी पता है, तो हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। V2 की वैल्यू आप चाहो तो सॉल्व करके निकाल लो, है ना, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। जैसे ही आपको V2 की वैल्यू मिलेगी तो आप उस V2 की वैल्यू किस में पुट करोगे, ये हमारी कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में। तो बर्नौली थ्योरम की हेल्प की वजह से हमने क्या किया, V2 की वैल्यू निकाली, उस इक्वेशन को फिर हमने कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन पुट किया, तो वहाँ से हमें D2 मिल जाएगा। हमारा जो अल्टीमेट एम है, हमें क्या निकालना है, D2। तो जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आपको D2 की वैल्यू मिल जाएगी अराउंड 3.6 × 10⁻³ हालांकि क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है, मैथमेटिक्स पे कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें खाली दो ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहला आपने कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाया और दूसरा आपने बर्नौली इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस को लगाने के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेक्शन का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है ना। तो हमने पॉइंट्स को कंसिडर किया 1 और 2, और डायमीटर देखो वेरी हो ही रहा है, तो ये पॉइंट्स को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के साथ डील करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, आई होप सो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻³ तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो ये क्वेश्चन रीड करते हैं हम सबसे पहले। अ वुडन क्यूब ऑफ डेंसिटी D of side L floats in a liquid of density ρ with its upper end and lower end surfaces horizontal. If the cube is pushed slightly down and released, it performs a simple harmonic motion of time period t. Then what is the time period t? तो टाइम पीरियड का बेसिक इक्वेशन होता है, वो हमें अगर याद है तो हम इसको कर सकते हैं, t = 2π √m/a into ρ into g। बस अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मास का वैल्यू। तो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास = डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वुड इज d, तो d इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L3। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L3। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया, क्योंकि ये क्यूब है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, L²। सरफेस एरिया विल बी L²। तो बस अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा। तो t = 2π √m का वैल्यू देख लो, d इंटू L³ अपॉन L² इंटू ρ इंटू g। देखो L² से L³ कट गया तो L बच गया, तो ये आ जाएगा dl/ρg। तो ये कौन सा ऑप्शन में आप देख लो, ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, 2π √dl/ρg इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, JEE में पूछे हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो।